हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको एक सूचना देनी है और उस सूचना को देते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की है कि आज आरसी ऑनलाइन क्लासेज फैमिली 1000 सब्सक्राइबर या 1K सब्सक्राइबर पूरा कर चुकी है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ तथा तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अचीवमेंट के लिए या इस लक्ष्य को हासिल करने में मेरा कम आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास या मेरे द्वारा लिए गए क्लास आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, चूँकि कल का हमारा विषय जो था उस विषय की यदि हम चर्चा करें तो कल हम जिस विषय पे टॉपिक पे चर्चा किए थे, 4 क्लास में आपसे बात किया था और वो चारों क्लास किस पे था? भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में मैंने भारत का नाम, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, ग्लोब पे अवस्थिति, भारत की सीमाएं और सीमाओं में विशेष करके 2 सीमाएं, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। उसके बाद हम बात की भारत के मध्य से 2 महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। एक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा के उत्तर के भाग को शीतोष्णकटिबंध और कर्क रेखा के नीचे के भाग को उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद दूसरी रेखा की बात किए थे। दूसरी रेखा का नाम क्या था? आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरने का काम करती है। और उसके लिए मैंने एक ट्रिक कल बताया था आप लोगों को, ऊ माँ छतरी ओढ़ के आ। ठीक है, तो उस पे जो भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित राज्य हैं उन राज्यों के बारे में बताया गया। उसके बारे में यह भी बताया गया कि यह रेखा प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान या मिर्जापुर से होकर के गुजरने का काम करती है। तथा यह बताया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम क्या है? रीवा शहर है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला भी है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं तो भारत के भूगोल का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। और भारत के भूगोल का दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट होता है उस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेशों की हम बात करते हैं। ठीक, हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा जो शीर्षक है वह भारत का भौतिक विभाजन या भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे। दोस्तों, भौतिक विभाजन जो किया गया है उसका कुछ आधार होगा और उस आधार के आधार पर ही हम भारत को अनेक प्रदेशों में बांटने का काम किए हैं या अनेक प्रदेशों में बांटने का काम किए हैं। तो जो ये प्रदेशों में बांटने का कार्य है या जो उसका आधार है, किस आधार पर हम प्रदेशों को बांटते हैं, तो यहाँ पर हम प्रदेश की एक छोटी सी परिभाषा आपको बताएंगे। प्रदेश किसे कहते हैं या भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश का तात्पर्य, चूंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में प्रदेश जब भी हम लेंगे तो भूगोल के प्रदेश से लेंगे। ठीक है, राजनीतिक प्रदेश से नहीं। ये मत सोचिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं। हम भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं और भौतिक प्रदेश का मतलब होता है ऐसी क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई। क्या? ऐसी क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई जिसमें तत्व विशेष की समरूपता पाई जाती है। जिसमें क्या? तत्व विशेष की समरूपता पाई जाती है तथा यही तत्व विशेष उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से अलग करते हैं या उसकी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को ही हम प्रदेश के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का क्या हो कि ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे किसी तत्वों की समरूपता हो, चाहे वह जलवायु की समरूपता हो, चाहे मिट्टी की समरूपता हो, चाहे वनस्पति की समरूपता हो, चाहे वहाँ के मानव के संरचना के हो। ठीक है, तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं? एक तत्व हो जाते हैं और इन्हीं तत्वों में समरूपता होती है और तथा निकटवर्ती क्षेत्र से वो क्या होता है? अलग होता है। उसी को हम प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस आधार पे भारत को भी कुछ प्रदेशों में बांटने का काम किया गया है और जब भारत को कुछ प्रदेशों में बांटने का काम किया गया है तो उसमें भी तत्व विशेष की समरूपता जरूर होगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, भारत को जब कुछ प्रदेशों में बांटा गया है तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से रेड कलर से मैं बनाया हूँ और रेड कलर से यहाँ से लेकर के और यहाँ का यह जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। इसे हम क्या नाम देते हैं? उत्तर का पर्वतीय भाग का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर से प्लस का सिंबल जो बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे हम क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे राजस्थान में भी आप गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना दिए हैं, तो इसका जब हम डिवीजन अभी करेंगे तो बताएंगे कुछ लोग इसको राजस्थान का मैदान या थार का मरुस्थल कहते हैं और कुछ लोग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत इसको भी समाहित कर लिए। उसके बाद तीसरे प्रदेश की बात करते हैं तो ये बीच का है और इस बीच वाले क्षेत्र को देखेंगे, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं या
मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से इसको जानने का काम किया जाता है। इसके तट के किनारे देखेंगे ब्लू ब्लू कलर से डॉट दिया गया है, यह है तटीय मैदान। यह क्या है? भारत का तटीय मैदान। और तथा यहाँ पे देख रहे हैं यह भी भारत का हिस्सा है, और यहाँ पे देख रहे हैं यह भी भारत का हिस्सा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम लक्षद्वीप समूह है। इसका जो नाम है वह क्या है? लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। और जबकि इसकी हम बात करते हैं तो यह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। ठीक है, तो यह भी भारत का हिस्सा है। हालांकि भारत के मुख्य भूभाग से तो अलग है, या भारत के मुख्य भूभाग से तो दूर है, लेकिन फिर भी क्या है? भारत का ही हिस्सा माना जाता है, उसमें भारत का ही नियंत्रण है। ठीक है, तो यह एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और इधर कौन सा हो गया? लक्षद्वीप समूह हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यदि हम संकेतों की बात करते हैं तो यह जो संकेत है इसको हम कहते हैं उत्तर का पर्वती भाग। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय भाग। दोस्तों आप ये ना कहिएगा कि सर हिमालय पर्वत क्यों नहीं लिखा। हिमालय पर्वत इसलिए नहीं लिखा गया है कि यह पूरा हिमालय ही नहीं है, यह कई सारे पर्वत तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम इस हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय मिलेगा, यहाँ से जब हम यहाँ तक आते हैं तो यह हिमालय मिलता है, यहाँ से जब हम आते हैं तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस सबको मिला करके उत्तर का पर्वतीय भाग नाम दिया गया। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया? गंगा ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चूंकि इसके बारे में यह बताया जाता है कि यहाँ पे एक भूसन्नति थी, और उस भूसन्नति को नाम दिया गया है HFF। H का मतलब होता है हिमालयन, F का मतलब होता है फ्रंट, और F का मतलब होता है फाल्ट, अर्थात हिमालयी अग्रभ्रंश। हिमालयी अग्रभ्रंश का यहाँ पे निर्माण हुआ था, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ जो भी मलबा प्रवाहित करके लाती थी उसको इस भाग में जमाव करती थी, उसका इस भाग में जमाव करने का काम करती थी। और जब इस भाग में जमाव की तो इस भाग का निर्माण हुआ, और इसी को हम क्या कहते हैं? मैदान के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र की दो सबसे बड़ी और प्रमुख नदियां जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, इसलिए इसको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है। ठीक है, और तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा जो भूभाग हमारा है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे यह भाग देखिए, यह भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय पठार। इसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, या मध्यवर्ती उच्च भूभाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको प्रायद्वीपीय पठार या मध्यवर्ती उच्च भूभाग के नाम से जानने का काम करते हैं। यह आपका तीसरा है। ठीक है, और यह माना जाता है कि विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है यह। इसको माना जाता है गोंडवाना लैंड। क्योंकि हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, जब हम कल की क्लास में बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें बताएंगे कि पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो स्थल खंड को क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। पैंजिया के बीच में एक भूसन्नति का निर्माण हो गया, जिसे क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर के उत्तर के भाग को अंगारा लैंड और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा यह हमारा भारत है। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार और इसको विश्व की प्राचीनतम भूखंडों में से एक मानते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा क्या हुआ? मैदान का विकास हुआ, तट का विकास हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं तटीय मैदान। इसको हम क्या नाम देते हैं? तटीय मैदान का नाम देते हैं। यह हो गया आपका तटीय मैदान। और अंत में देखेंगे यहाँ पे यह हिस्सा और यहाँ पे यह हिस्सा, इसको हम क्या नाम देते हैं? द्वीप समूह का नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं द्वीप समूह। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है द्वीप समूह। इसको नाम क्या दिया गया है? द्वीप समूह। तो इस तरह से देखा जाए सामान्य तौर पे भारत को मुख्यतः 5 भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया गया है। कितने? भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया गया है। लेकिन इन 5 भौतिक प्रदेशों में भी यदि हम देखें तो
सबसे महत्वपूर्ण कौन से होंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो किन किन जगहों से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं टॉपिकों पे हम बस चर्चा करेंगे और बाकी की चीज़ों को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे हैं उत्तर के पर्वतीय भाग से। यह जो उत्तर का पर्वतीय भाग है इस पर्वतीय भाग से खूब क्वेश्चन बनते हैं। और खूब क्वेश्चन में क्या क्या बनते हैं, इसकी कितनी श्रेणियाँ हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताएं कि आपको ट्रांस हिमालय मिल जाएगा, हिमालय मिल जाएगा और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मिल जाएगा। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, उन श्रेणियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, किस श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी है, चाहे किस श्रेणी पे कौन सी चोटी है। इस पे कुछ हिमानियाँ पाई जाती हैं, इनमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छा किस हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी हिमालय के तीनों भागों को काटती है, कौन सी नदी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होने का काम करती है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने का काम करते हैं किससे, उत्तर के पर्वतीय भाग से। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय भाग हम पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इस भाग को हम कवर कब करेंगे, जब हम रिवर सिस्टम अर्थात भारत की नदियों को पढ़ेंगे या नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें इस मैदान को कवर करेंगे, लेकिन इस हिस्से में नहीं पढ़ेंगे, हम रिवर सिस्टम में उसको पढ़ने का काम करेंगे। तीसरा जो भाग होता है इसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी प्रायद्वीपीय पठार में एक हिस्सा पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार को तो भारत का रूर के नाम से हम जानते हैं। रूर क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का लगभग जितने भी खनन होते हैं उसका लगभग 98% के आसपास खनन के जो भी चीज़ होते हैं इसी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत समाहित हैं। इसलिए यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती हैं। क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, वह हम भूमि से खोद करके निकालते हैं। और जब भूमि से खोद करके निकालते हैं तो वही खनन के नाम से जाना जाता है। अर्थात टोटल खनिज पदार्थ हमारा कहाँ पे पाए जाते हैं, खनिज पदार्थों की बात करते हैं तो इसी हिस्से में पाए जाते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जैसे हम बात करते हैं सोने की, जैसे बात करते हैं हीरे की, जैसे बात करते हैं लोहे की, बात करते हैं कोयले की। ठीक है, ये सारे खनिज कहाँ से निकाले जाते हैं, इसी मध्यवर्ती उच्च भूभाग या प्रायद्वीपीय पठार से निकाले जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, उन पर्वत श्रेणियों की हम चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, उन चोटियों की हम बात करेंगे। और फिर रिवर सिस्टम की तो हम बात करेंगे ही, मतलब नदी तंत्र का भी हम बात करेंगे। उसके बाद तटीय मैदान बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तटीय मैदान की हम चर्चा कर लेंगे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से तट पाए जाते हैं, पूर्वी तट पर कौन कौन से, जैसे कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है। ठीक है, तो इन तटों के बारे में हम थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरा सबसे हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह टॉपिक यह है द्वीप समूह। द्वीप समूहों से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं और द्वीप समूहों से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी यदि हम बात करते हैं तो देखिए यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यह लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पे देखेंगे तो पूछ देता है कितने द्वीप, द्वीपों की संख्या कितने हैं, कितने द्वीप। चूंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी की यदि हम बात करते हैं उनका लेवल होता है और लेवल होता है तो बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ देता है कितने द्वीपों पे जनसंख्या रहती है, चाहे कितने द्वीपों पे अधिवास नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्थिति बन जाती है तथा इस पे भी यही चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे, द्वीपों की संख्या कितनी है। दूसरी, इसका निर्माण कैसे हुआ है तथा इसका निर्माण कैसे हुआ है। उसके बाद यह भी हम देखेंगे इस द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ऊंची चोटियों की भी हम चर्चा करेंगे। तथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चैनल से। पहला 6 डिग्री चैनल, उसके बाद 8 डिग्री चैनल, उसके बाद 9 डिग्री चैनल, उसके बाद 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य या तो किसको अलग करने का काम करता है। तो इन चैनल्स की भी हम बात इसमें करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए जो भारत का भौतिक विभाजन है या भौतिक प्रदेश है उस प्रदेश में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है या कौन कौन से चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। तो बस 3 चीज़ों का विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। वे 3 चीज़ कौन कौन से हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हम नहीं पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार और उसके बाद कौन सा, द्वीप समूह। मतलब कौन कौन से हमें पढ़ने हैं विशेष रूप से, एक इसको, दूसरा इसको और तीसरा इसको। ये 3 हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक है हमारे वनडे एग्जाम के दृष्टि से और इन्हीं तीनों का हम अध्ययन करने का काम करेंगे। दोस्तों यदि हम
पहले अपने पहले टॉपिक की बात करें कि किसका हमें अध्ययन करना है, तो जिस टॉपिक का हमें सबसे पहले अध्ययन करना होगा वह क्या होगा, उत्तर का पर्वतीय भाग। अच्छा, उत्तर के पर्वतीय भाग की यदि हम बात करते हैं तो यह लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, तो लगभग बताया जाता है कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यह पाया जाता है। उत्तर का पर्वतीय भाग कितने किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि इसकी हम बात करते हैं तो यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा होगा, तो प्रायद्वीपीय पठार होगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय पठार होगा। इसका क्षेत्रफल यदि देखते हैं तो 32 लाख है, लगभग 32 लाख है, सॉरी इसका क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग कौन सा कवर किया हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पहला, तीसरा और पांचवा, इनका हम अध्ययन विशेष रूप से करेंगे। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और उस कन्फ्यूजन की स्थिति को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वह कन्फ्यूजन की स्थिति यह है कि हम क्यों कभी कभी कहते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों की संख्या 4 है, कभी कभी कहते हैं नहीं 5 है, और कभी कभी कहते हैं कि नहीं 6 है। तो इनको हम देखने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जब भारत के भौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो हम देखते हैं कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे तो वह कौन सा होगा। ठीक है, जब सबसे पहले की इस बात करते हैं कि सबसे पहले किसको रखेंगे, तो पहला कौन सा होगा, उत्तर का पर्वतीय भाग। पहला क्या हो गया, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। दूसरा कौन सा होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। और तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और चौथे की यदि हम बात करते हैं तो चौथा कौन सा होगा, आपका तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 तो भाग हो गए मेजर। चूंकि हकीकत में भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 4 है। कौन सा, उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा मध्यवर्ती उच्च भूभाग या तो प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा होता है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। लेकिन देखिए कैसे 5 और कैसे 6 हुए हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। जब कैसे 5 हुए हैं तो इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की हम बात करते हैं तो इसको देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला होता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा दूसरा होता है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल, या इसको हम दूसरे किस रूप में जानते हैं, क्योंकि थार का मरुस्थल का विस्तार बस भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तानी मैदान। ठीक है, रेगिस्तानी मैदान या राजस्थान का मैदान, या हम क्या कहते हैं, राजस्थान का मैदान के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लेकिन यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। अब एक चीज और देखो, यदि अब देखें हम तो पहला कौन सा हो गया, आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा कौन सा हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल, चौथा कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा कौन सा हो गया, आपका तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। लेकिन इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है आपका तटीय मैदान, पहला कौन सा होता है, तटीय मैदान, और दूसरा कौन सा होता है, द्वीप समूह।
द्वीप समूह। तो अब इस तरह से देखेंगे तो टोटल प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, क्योंकि आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का सब डिवीजन तथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का भी सब डिवीजन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। लेकिन मुख्य तौर पर हम देखते हैं तो 4 है, लेकिन उसको अलग अलग करेंगे तो कभी 5, 6, 4 अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमारे मैप में देखते हैं, यह ऊपर का जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो हिस्सा है इसको किसके अंतर्गत? आपका उत्तर का पर्वतीय भाग तथा सिक्किम और ये सब हिस्से आ जाते हैं। उसके बाद यह हिस्सा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह प्रायद्वीपीय पठार, यह तट, और ये क्या होते हैं? द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपके कोई डाउट्स हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं या कुछ न समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें आप। धन्यवाद।